Assalamualaikum and welcome to the class number 1 of Autodesk Civil 3D which is a BIM tool। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सिविल 3D के ऊपर काम। ठीक है, तो सिविल 3D क्या होता है, सिविल 3D कैसे हम यूज़ करते हैं और सिविल 3D मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास तो और भी काफ़ी सारे टूल्स थे जो कि नेविस वर्क के बाद मैं काम कर सकता था, उसमें प्राइमावेरा भी एक था, लेकिन मैंने चूज़ किया सिविल 3D को। तो आज की क्लास में हम सिर्फ़ और सिर्फ देखेंगे कि जो हमारा सिविल 3D है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन सी दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि ये टूल आपको सीखना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है या आप के रेलेवेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले तो है The Autodesk Civil 3D user interface enhances the standard AutoCAD environment with additional tools for creating and managing civil design information. Standard AutoCAD features such as the command line and ribbon work the same way in Autodesk Civil 3D as they do in AutoCAD. ठीक है, Autodesk Civil 3D is a vertical solution of AutoCAD। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमें एक चीज़ ये पैराग्राफ पढ़ के क्लियर हो गई कि ये ऑटोडेस्क का ही एक इन्हांस्ड वर्जन है। ठीक है, ऑटोडेस्क का जो इंटरफेस है उससे मिलता जुलता ही कोई इंटरफेस है, जो कि ऑटोडेस्क ने उसको नाम दिया है ऑटोडेस्क सिविल 3D। ठीक है, ऑटोकैड भी ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है और जो ऑटोडेस्क सिविल 3D है ये भी इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो ऑटोडेस्क की है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि मैंने इस टूल का इंतखाब क्यों किया। ऑटोडेस्क सिविल 3D सॉफ्टवेयर इज़ अ बिम टूल, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल। ये दिस इज़ द थिंग कि जिसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया। इट इज़ अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग टूल। ऑटोडेस्क सिविल 3D सॉफ्टवेयर इज़ अ बिम सॉल्यूशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सिविल 3D is software for civil engineers, drafters and designer work on transportation, land development and water project। अब यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया कि इस टूल का जो स्कोप है वो जाता है ट्रांसपोर्टेशन मींस हाईवे रिलेटेड वर्क, लैंड डेवलपमेंट मींस जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो आप रोड्स वगैरह की प्लानिंग करते हैं, एंड वाटर प्रोजेक्ट्स जिसमें आप जो पाइप नेटवर्क्स वगैरह। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। दो चीज़ें, एक ये बिम टूल है और दूसरा इसका स्कोप क्या है, और तीसरा इंजीनियर्स, ड्राफ्टर्स एंड डिज़ाइनर इस पे काम करते हैं। ठीक है, Autodesk Civil 3D is the most powerful civil engineering and survey software. Civil 3D has the ability to quickly calculate the quantity of material estimated brick cement. With the help of Civil 3D project visualization, analysis and designing becomes easy। अब जो ये पैराग्राफ है इसमें अगर देखा जाए तो काम की चीज़ें इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। नंबर 1, ये सर्वे के ऊपर काम करता है, मींस जो भी आप टोटल स्टेशन थेडोलाइट के अंदर जो डेटा आपने किया होता है वो आप उठा के इसके अंदर जो है इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मींस ले के आना, एक्सपोर्ट मीन ले के जाना। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो सिविल 3D हैज़ द एबिलिटी टू क्विकली के। हाँ, अब जब आपने सर्वे डेटा इसको दे दिया तो ये एक सरफेस जनरेट करे। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ऊपर से एक सरफेस जनरेट करेगा, उसके ऊपर आप अपना बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और उसका लेवल क्या होगा। तो उसके बेस पे ये आपको मटेरियल एस्टीमेट देगा, मींस जब आपको ये क्वांटिटीज़ दे देगा तो अब
वो जो क्वांटिटीज़ या वो जो वॉल्यूम्स हैं उसके अंदर आप कंक्रीट यूज़ करें, उसके अंदर आप ब्रिक्स यूज़ करें, सीमेंट यूज़ करें, जो भी आपने यूज़ करना है, तो वो बेसिकली आपके पास वो क्वांटिटी आ गई। मींस कि मेरे पास एक क्वांटिटी आई 10 क्यूबिक फीट। अब अगर मैंने उस जगह कंक्रीट यूज़ करनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास कंक्रीट की क्वांटिटी हो गई, ठीक है, या कंक्रीट की वॉल्यूम हो गया। या अगर मैंने उस जगह कोई सॉइल वगैरह वर्क करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो वॉल्यूम मेरा सॉइल का वॉल्यूम बन जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। विद द हेल्प ऑफ सिविल इंजीनियर, विद द हेल्प ऑफ सिविल 3D, ये with the help of Civil 3D project visualization analysis and designing becomes quite easy। अब अगर ये BIM टूल है तो इसकी विजुअलाइजेशन तो काफ़ी बेटर होगी, क्योंकि BIM के अंदर जो फीचर्स हैं उसमें जो टॉप पे फीचर आता है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बेस पे ही आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब आपका विजुअलाइजेशन के बेस पे एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग बेटर हो गया तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। मींस के इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल डिसीजन मेकिंग, लाइक यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट और अबैंडन इट। ओके, तो ये इसका एक कमाल है कि ये आपको जो है ना BIM टूल होने की वजह से ये आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाता है। अच्छा, अब यूज़र इंटरफेस की बात करें कि जो हमारे पास जो BIM टूल है उसका यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें ये टॉप पे जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है ये वाला सारा, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम वो टूल्स या वो कमांड्स रखते हैं या वो चीज़ें रखते हैं हम जिनको हमने फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज़ करना होता है और बार बार यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास होता है ये हमारा होता है एप्लीकेशन बटन, ठीक है। अब अगर हम इस साइड पे आएँ ये हमारा होता है इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, इन्फो सेंटर, जिसमें आपकी ईमेल, आपके अकाउंट के रेलिवेंट या इस टूल के रेलिवेंट तो इन्फो सेंटर होता है। और अब अगर हम बात करें इसकी थ्रू आउट जो चल रहा है ये, तो ये होता है हमारा मेन मेन्यू, ठीक है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ये होता है आपका मेन मेन्यू। अब अगर आप मेन मेन्यू से नीचे देखें तो ये होते हैं आपके रिबन टूल्स या रिबन टैब कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें ये जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है टूल स्पेस, ये नाम लिखा हुआ है। ये प्रोस्पेक्टर, सेटिंग, टूल बार और टूल बॉक्स और सर्वे, ये इसके होते हैं मेन कंपोनेंट्स। और एट द एंड जो हमारे पास बचता है ये हमारा होता है वर्क स्पेस, ठीक है, ये हमारा होता है वर्क स्पेस। तो ये बेसिकली हर टूल में सेम होता है। अब चलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो वही जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसको आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इस एरो पे क्लिक करके इस पे तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। रिबन वही जो मैंने आपको बताया, वर्क स्पेस। हाँ, अब जो वर्क स्पेस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। आपने सिविल 3D वर्क करना है, ये आपने 2D ड्राफ्टिंग प्लानिंग करनी है, या आपने ये करना है, तो वो अपने हिसाब से आपने जो है उसकी सेटिंग करनी होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टूल स्पेस विंडो, वही जो मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टर, सेटिंग, टूल बार एंड सर्वे। इसीलिए मैंने आपको पहली स्लाइड में डिटेल के साथ उनको मार्क डाउन करके बताया, क्योंकि ये सारी वही चीज़ें अब हमारे पास रिपीट होंगी। अब करते हैं हम बात टूल्स की। तो टूल्स में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं और वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, वो तो मैं आपको जब ऑफिशियली इसमें काम शुरू करेंगे तो तभी बताऊंगा। बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, पॉइंट्स आर ऑटोडेस्क केवल 3D ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्प्लेड इन द ड्राइंग एंड मैनिपुलेटेड ग्राफिकली। पॉइंट अपीयरेंस इज कंट्रोल यूजिंग पॉइंट लेबल्स एंड पॉइंट स्टाइल्स। ठीक है, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर में, ये हमारे पास एड्रेस है कि होम के टैब में जाना है, ग्राउंड डेटा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वहाँ से पॉइंट मेन्यू और वहाँ से आपने पॉइंट क्रिएशन टूल सेलेक्ट करना है। और जो पॉइंट डेटा है वो कुछ, जब आप थेडोलाइट वगैरह का डेटा इसमें इंपोर्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से, जिस सरफेस का आपने जिस सीक्वेंस से आपने पॉइंट्स लिए होंगे वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। सरफेसेस, पॉइंट के ऊपर आप सरफेस क्रिएट करते हैं। सरफेस कैसे क्रिएट होती है? कंटूर्स की वजह से। कंटूर्स जब आप ड्रॉ करते हैं, कंटूर्स के में मेजर कंटूर होता है और माइनर कंटूर होता है। कंटूर से हमें एक किस्म, आप समझ लें कि जो स्लोप है उसकी हम सरफेस ड्रा करते हैं। जब कंटूर ड्रा होते हैं तो उसकी हमें सरफेस विजिबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सरफेसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सरफेस इज मस्ट बिफोर क्रिएटिंग एनी रोड, पाइप, नेटवर्क ETC। बात तो क्लियर है, क्योंकि जब हमारे पास सरफेस ही नहीं होगी तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वांटिटीज़ क्या होंगी। और दूसरा क्या था, एक था हमारे पास विजुअलाइजेशन, एक था हमारे पास एनालिसिस, और एक था हमारे पास जो हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास सरफेस होगा उसके ऊपर हम अलाइनमेंट वगैरह ड्रॉ करके उसकी बेस पे ही हम प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो ये वो जो है ना बात कर रहे हैं कि मोस्ट बेसिक एंड नेसेसरी एलिमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो दूसरी बात हमारे पास होगी सरफेसेस, अलाइनमेंट। अब जब एक सरफेस आपने ड्रा कर दी तो अब उस सरफेस के ऊपर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट एक रूट निकालना है, एक अलाइनमेंट आपने ड्रॉ करनी है कि मेरी रोड या जो है हाईवे की रोड वो जाएगी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और A से B तक ये इस अलाइनमेंट में या इस तरीके से वो क्यों, वो हम किस बेस पे करते हैं? वो हम करते हैं एनालिसिस की बेस पे। रोड हम स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्ट्रेट रोड पे ख़र्चा ज़्यादा आता हो, कट फिल ज़्यादा हो, हमें हो सकता है कि वहाँ पे ब्रिजेस प्रोवाइड करनी पड़ जाए, तो इस लिहाज से उसकी अलाइनमेंट को लिया जाता है। तो तीसरी चीज़ पॉइंट सरफेस के बाद आती है हमारे पास अलाइनमेंट। और ये नीचे जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको बेसिकली दिखा रहा है कि जो इसका एड्रेस है, मींस के सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कैसे इसको एक्सेस करना है। प्रोफाइल, तो प्रोफाइल जब अलाइनमेंट ड्रॉ कर दी तो उसकी हम एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टेरेन डेटा अलोंग अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। डेटा पॉइंट्स आर जनरेटेड वेयर एवर द अलाइनमेंट इंटरसेक्ट्स अ सरफेस लाइन। द प्रोफाइल व्यू इज़ द civil 3D grid object that shows the profile data after you create an alignment. The next step is in the road design process is to generate the surface profile। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोफाइल के मुतालिक था। अब
असेंबली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। असेंबली को आपने इस तरीके से समझना है कि जो रोड होती है, ठीक है, उस पे मेन कैरिज वे होती है जिसके ऊपर गाड़ी दौड़ती है या चलती है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मेन कैरिज वे, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये लेट सपोज ये आपकी मेन कैरिज वे, ये आपकी मेन कैरिज वे, ठीक है। फिर ये जो होती है आपकी ये इसे शोल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपके रोड के शोल्डर हो सकते हैं। और ये जो होती है रोड की साइड्स होती हैं, ताकि जो भी बारिश का पानी वगैरह होता है उनकी ड्रेनेज के लिए। और एट द एंड ये आपकी कोई वाटर के निकासी के लिए कोई हो सकता है, कोई आपने ओपन चैनल बनाया हो कि बारिश के दौरान पानी ऐसे आए और इसके अंदर चला जाए। अब इस कंप्लीट को यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं असेंबली। ये होती है असेंबली। जब आप अलाइनमेंट ड्रॉ कर देंगे अपनी सरफेस के ऊपर, तो आप असेंबली बनाते हैं। मींस कि मेरा जो रोड है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। उसमें मेन कैरिज वे होगी, उसमें शोल्डर्स होंगे, उसकी रोड की साइड्स होंगी, ठीक है। अमूमन साइड्स के ऊपर आपने देखा होगा स्टोन पिचिंग की होती है, जिसे रिप रैप भी कहा जाता है। और नीचे जो है उसके साथ हमने प्रोवाइड की होती है ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम किया होता है, ठीक है, क्योंकि रोड की ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो होता है वो रोड का दुश्मन होता है, ठीक है, तो ड्रेनेज प्रोवाइड की होती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा नीचे सर्विस रोड दी होती है। तो ये जो कंप्लीट मैंने आपको बताया ना, ये कंप्लीट इसे कहते हैं राइट ऑफ वे। असेंबली भी बोलते हैं राइट ऑफ वे, इसे राइट ऑफ वे भी बोलते हैं कि ये ऐसे समझ लें रोड की हदूद। अक्सर औकात आपने देखा होगा कई कबार जब कोई रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो काफ़ी घर या काफ़ी प्रॉपर्टीज़ लोगों की आ जाती है। वो क्यों आती है? वो रोड की असेंबली में आ रही होती है या रोड की राइट ऑफ वे में आ रही होती है। तो जितना पोर्शन आ रहा होता है वो गवर्नमेंट गिरा देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? कॉरिडोर। ऑब्वियस सी बात है, कॉरिडोर यही जो मैं आपको समझा रहा था, ये जो असेंबली हम मार्क करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा मेन कैरिज वे, ये मेरे जो है शोल्डर्स हैं रोड के, ये साइड्स हैं रोड की, और ये अगर आपने सर्विस रोड या ड्रेनेज के लिए कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये चीज़ें मार्क करने के बाद आप अप्लाई कर देते हैं टोटल अलाइनमेंट के ऊपर, तो वो बन जाता है आपका कॉरिडोर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, टाइम ज़्यादा हो गया तो इस वजह से मैं ज़रा क्विकली करूँगा। इंटरसेक्शन here can be described as the area on the road where two roads are crossed each other, where we create corridor on the alignment which are crossing each other but in actual they do not intersect। ठीक है, सेम जहाँ पे मुख्तलिफ रोड्स आके इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उनको हम रोड्स का इंटरसेक्शन कहते हैं। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं बट ये मतलब क्रॉस कर रहे होते हैं बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन इन चीज़ों को कहा जाता है। अब कॉरिडोर सरफेस, जब आपने अलाइनमेंट के ऊपर असेंबली मार्क की तो कॉरिडोर बन गया। अब कॉरिडोर सरफेस जो आप 3D में देखते हैं, मींस कि ये अब अगर आप देखें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बैरियर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये आपको मेन कैरिज वे भी नज़र आ रहा है, ये आई थिंक बैरियर्स हैं, ये कैरिज वे जो आपके बैरियर्स हैं, ठीक है, ये भी बैरियर्स हैं, और ये जो आपकी मेन कैरिज वे वो है, ठीक है। तो इस तरीके से
इसको कहते हैं आपकी कॉरिडोर सरफेस। ये होता है कंप्लीट आपका कॉरिडोर सरफेस। कॉरिडोर सरफेस, ठीक है। अब सैंपल लाइंस आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेक्शन व्यूज। सैंपल लाइंस आर क्रिएटेड ऑन अलाइनमेंट एट डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। अगर आप में से कोई ऑटोकैड के जो रिविट है सिर्फ ऑटोडेस्क रिविट, उसमें आपने देखा हो तो हम सेक्शन लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें नज़र आ जाता है सेक्शन। तो यहाँ पे जब हमने सेक्शन वगैरह व्यूज़ देखने हो या उनकी कैलकुलेशन वगैरह जो भी हमने अगर विजुअलाइज़ करनी हो तो उसके लिए हम सैंपल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये सैंपल लाइंस हम डिफरेंट लोकेशन पे अलाइनमेंट के अलोंग ड्रा करते हैं, ठीक है। सेक्शन व्यूज़, तो जब हम सैंपल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो इस किस्म के हमें सेक्शन दिखा रहा होता है, जिसमें हमारे पास कितना कट है और कितना फिल है वो सारी जो है ना हमें इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, ठीक है। पाइप नेटवर्क, वही बात है, जब आपने सरफेस के ऊपर आपने रोड वगैरह की अलाइनमेंट ड्रॉ की तो सिमिलरली आप इसके ऊपर पाइप की नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। मेजरली ये काम किसी टाउन प्लानिंग वगैरह में होता है, जिसमें वाटर सप्लाई या सीवरेज सिस्टम वगैरह के पाइप आप डाल सकते हैं, तो ये आपको वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाता है हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स। जाहिर सी बात है, जब हमने काम कर लिया तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होता है फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये .dwg, ठीक है, नंबर 1, .dwg, नंबर 2 .dws, .dwt, .dxf। मेजर ये इसके 3 से 4 फाइल फॉर्मेट है, DWG, DWS, DWT, DXF, ये 4 फाइल फॉर्मेट्स होते हैं इसके, ठीक है, जो कि ये सपोर्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सिविल 3D के ऊपर देखा। ये आप ऐसे समझ लें, ये कोर्स का एक आउटलाइन था कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो सिविल 3D की हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले लेक्चर में आपको कम से कम आपका माइंड क्लियर हो गया कि हम इस कोर्स के अंदर करने क्या जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें और अपने इस चैनल को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।